जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये वे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि लगातार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इन हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो प्लेलिस्ट में आपके अवेलेबल है। अगर और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष्य या सार्वजनिक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी विशेष्य तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान समझिएगा, विशेषण क्या होता है? जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा अच्छा आदमी, ठीक है, अच्छा आदमी। और जब मैंने अच्छा आदमी कहा तो ये आदमी जो है वो संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता को हम बतला रहा है अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया विशेषण। अच्छा क्या हो गया? विशेषण। और ये जो आदमी जो संज्ञा है इसे हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। यही सवाल हमसे पूछा गया है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता हो, इसी संज्ञा की विशेषता बतला रहा है ना। तो हमने कहा जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता हो उसे क्या कहते हैं? तो हमने कहा उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बारी आती है विशेषण की। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण, इसके बाद गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची और प्रमाणवाची विशेषण। ध्यान रखने वाली बात है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के, रट लीजिए। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी भय तो बिल्कुल सही जवाब है। भय जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ना कि विशेषण। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भयभीत हो गया, भीरु, निर्भीक हो गया, भीरु हो गया, ये सारे विशेषण हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको विशेषण छांटना है तो विशेषण छांटने के लिए महत्वपूर्ण बात ये है, एकदम ज़बरदस्त ध्यान रखिए कि शब्द के बाद कोई भी संज्ञा लगा कर देखिएगा। अगर वो संज्ञा फिट बैठ रहा है तो समझ लीजिए ये विशेषण है। अगर संज्ञा फिट नहीं बैठ रहा है तो समझ लीजिए विशेषण नहीं। जैसे भयभीत आदमी, निर्भीक आदमी, भीरु आदमी, भय आदमी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संज्ञा आपका कौन सा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा की बात आ गई तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं भाई? 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो यही भाववाचक संज्ञा का रूप है भय। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋजु का विलोम क्या होगा? सरल, सीधा, तिर्यक, वक्र। यदि आपने ऑप्शन आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, वक्र। ये बार बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ऋजु का विलोम क्या होता है? तो वक्र होता है। वक्र का मतलब टेढ़ा होता है और ऋजु का मतलब सीधा होता है। सीधा क्या होता है? यहाँ के फॉर्मेट में ये सीधा ही होगा, नहीं तो ऋजु का जो अर्थ होता है वो सच्चा और ईमानदार भी होता है। ठीक है, तो ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। मूक का विपरीतार्थक क्या है? ह्रास, शाप, गौण, वाचाल। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी वाचाल तो बिल्कुल सही जवाब है। मूक का विलोम, मूक मतलब जो आदमी बिल्कुल शांत रहता है, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, तो इसलिए मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल। अगला प्रश्न, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक तो बिल्कुल सही जवाब है। साहित्य से संबंध रखने वाले को हम साहित्यिक कहते हैं। एक प्रत्यय लग गया है साहित्य में। विदूषक को देखकर दर्शकों ने खाली स्थान किया, खाली स्थान भरिए। परिहास किया, ह्रास किया, अतिहास किया, अतिहास किया। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अतिहास तो बिल्कुल सही जवाब है। विदूषक का मतलब होता है जो हंसाने वाले, यानी जोकर कह सकते हैं उसको। विदूषक यानी जोकर को देखकर दर्शकों ने क्या किया? अतिहास किया, मतलब बहुत हंसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्येक कार्य को देरी से करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी दीर्घसूत्री तो बिल्कुल सही जवाब है। कोई व्यक्ति जो लगातार हर काम को देरी से करता है उसको हम दीर्घसूत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 या राम लक्ष्मण। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है।
राम लक्ष्मण जो हैं ये विशेषण युग्म नहीं है, संज्ञा युग्म है। कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लक्ष्मण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रही बात छोटा बड़ा की, तो ये छोटा बड़ा जो है गुणवाचक विशेषण का पार्ट हो गया। हरा पीला ये भी गुणवाचक विशेषण का भेद है, और 2 3 ये संख्यावाचक विशेषण का भेद है। अगला प्रश्न, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? सीता घर में बैठी थी, वह कल आया था, राम मोहन को मारकर भाग गया, या खून खौल गया। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, राम मोहन को मारकर भाग गया, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्रिया के आधार 2 होते हैं विभाजित करने के। पहला होता है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और बाकी प्रयोग के आधार पर जो है 6 होती हैं। ठीक है, उसमें आता है पूर्वकालिक क्रिया, एक पूर्वकालिक क्रिया आती है, और इसके बाद जो है कि संयुक्त क्रिया, सरल क्रिया, इस प्रकार से 6 क्रियाएं होती हैं। तो आपने कहा ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है भाई? तो आपने कहा पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक काम होने के बाद दूसरा काम, मतलब दोनों लगातार चले, अगर राम मोहन कर मार कर, मतलब एक काम कंप्लीट हुआ, इसके बाद वो दूसरा काम किया। ठीक है, तो एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम जब होता है तो हम उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, वह खाकर सो गया, है ना, वह खाकर सो गया, वह पढ़कर लेट गया। ठीक है, तो एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम जब होता है तो वहाँ हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तत्कालीन, देवेंद्र। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, देवेंद्र जो है वो बना हुआ है देव धन इंद्र से। ठीक है, और नियम क्या कहता है गुण संधि का? अ धन ई अगर मिलता है तो ए बन जाता है। तो इसी नियम से अ, यहाँ व में अ है और यहाँ ई है, तो अ धन ई बराबर ए हो जाएगा, और देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाएगा। गुण संधि का नियम कहता है अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, और अ धन री बराबर अर हो जाता है। ठीक है, और ये इत्यादि है, ये यह संधि का उदाहरण है। इति धन आदि इत्यादि होता है। ठीक है, हिमालय ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये हो जाएगा हिम धन आलय। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिम धन आलय, तद्धन कालीन। ठीक है, ये हो जाएगा तत्कालीन। अगला प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी श्वेतपत्र, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, कर्मधारय समास कहता है कि भाई हमारा नियम ये होता है कि जो दोनों पद होते हैं आपस में, प्रथम पद और उत्तर पद, ये दोनों आपस में है जो के समान के रूप में जो है कि ये लोग विग्रहित होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ श्वेत पत्र, श्वेत मतलब सफ़ेद, पत्र, तो यहाँ विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया, श्वेत पत्र। ठीक है, तो और इसके बाद श्वेत मतलब सफ़ेद है जो, पत्र है जो, विग्रह करने पर है जो आ रहा है ना, तो यही नियम होता है कि किसका? कर्मधारय समास का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं भाई यहाँ भी है नीलकंठ, नीला है कंठ, है ना, नीला है कंठ, लेकिन अब ये नीला है कंठ जो है कर्मधारय समास, आप कह सकते हैं भाई विशेषण विशेष का संबंध है, लेकिन नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान शिव की बात हो जा रही है, तो यहाँ ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? कर्मधारय समास है, सॉरी ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ये बहुव्रीहि हो जाएगा, और ये कर्मधारय समास है। ठीक है, पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। जहाँ भी कारक का प्रयोग विग्रह में हो जाता है तो वहाँ पे ये तत्पुरुष समास हो जाता है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को, और कर्म को ये कारक का प्रयोग हो गया। जब कारक का प्रयोग हो जाता है तो हम कहते हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न के पहले बात करते हैं भाई कि जो है जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भाई? अव्ययी भाव समास, इसके बाद कर्मधारय, तत्पुरुष, इसके बाद द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी कौन सा है? वज्र, तुड़ीर, पीयूष या बाढ़। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी पीयूष, तो बिल्कुल सही जवाब है। पीयूष हो गया, अमीय हो गया, सुधा हो गया, है ना, ये सारे के सारे अमृत के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। य, र, ल, वो, इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन या कोई नहीं।
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अंतःस्थ व्यंजन तो बिल्कुल सही जवाब है। जो यर और लव जो होते हैं वो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। यर और लव अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। बाकी स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं भाई? क से लेके म तक, यानी पांचों वर्ग जो होते हैं वो सारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब ये उष्ण व्यंजन, उष्ण नहीं, ये उष्ण व्यंजन होते हैं और ये होते हैं श, ख, स और ह। ये क्या होते हैं? ये उष्ण व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो क से लेके म तक क्या हो गया? क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन हो गए, यर और लव अंतःस्थ व्यंजन हो गए, श, ख, स उष्ण व्यंजन। बाकी बचे आपके क्षत्रज्ञ, है ना, क्षत्रज्ञ, और इसी में एक और मिला लीजिए श्र। ये सारे के सारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे विकारी शब्द हाथी है, बाकी शेष अविकारी हैं। देखिए विकारी अविकारी क्या होता है? शब्द के भेद जो होते हैं दो प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। शब्द सार्थक होते हैं और निरर्थक होते हैं। सार्थक शब्द जो है 4 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला होता है स्रोत के आधार पर। ठीक है। स्रोत के आधार पर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्रोत के आधार पर 5 कौन से होते हैं? पहला तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, विदेशज और संकर। ठीक है। दूसरा होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? रूढ़, वियोगिक और योग रूढ़। और तीसरा जो होता है वो होता है रूप या प्रयोग के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं। कौन? विकारी और अविकारी। और चौथा होते हैं 4 प्रकार के अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी और इसके बाद समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है। तो तीसरा जो हमने बताया रूप या प्रयोग के आधार पर, ये होते हैं शब्द 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो होता है वो पद में से शुरुआत के 4 होते हैं। जैसे कौन कौन से भाई? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और बाकी शेष जो बचते हैं 4 वो अविकारी होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। ये चारों के चारों क्या होते हैं? ये अविकारी होते हैं। बाकी ये 4 जो हो जाए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो हाथी जो है वो संज्ञा है। ठीक है। तो इसलिए विकारी शब्द कौन सा हो जाएगा? हाथी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी पिछले कुछ वीडियोस में आपको ये प्रश्न आ चुका है कि भाई खड़ी बोली जो है वो मानक हिंदी का आधार होता है। मानक हिंदी क्या होता है? मानक हिंदी का मतलब स्टैंडर्ड हिंदी। स्टैंडर्ड हिंदी का मतलब हो गया कि जो हमारे राजनयिक भाषाओं में प्रयोग किया जाता है, प्रशासनिक भाषाओं में प्रयोग किया जाता है, बोलने चालने में प्रयोग किया जाता है, किताबी भाषा में प्रयोग किया जाता है, वो मानक हिंदी है। और मानक हिंदी का जो आधार है वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी का पार्ट है। और पश्चिमी हिंदी के पार्ट में खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली के साथ साथ हरियाणवी आता है, बांगरू आता है, कन्नौजी आता है, बुंदेली आता है, ब्रजभाषा आता है ना। ये सारे के सारे बोलियाँ हरियाणवी के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और खड़ी बोली भी आता है। तो खड़ी बोली ही जो है मानक हिंदी का आधार होता है। ठीक है। पूर्वी हिंदी की बात आ गई तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ बोलियाँ आती हैं। बिहारी हिंदी में क्या आता है भाई? मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये 3 बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। चलिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो आपने कहा रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम जो है वो राजा राम मोहन राय जी ने जो है कि इन्होंने ही सुझाया था, जिन्होंने 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसी के बाद 1829 में सती प्रथा का अंत भी इनके अथक प्रयासों के द्वारा हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक हालांकि उस समय जो है कि गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। इन चारों में से आपको उत्तर करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।